आज हम जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को YouTube चैनल के ऊपर जो अभिविन्यास है वो किस प्रकार से किसी ट्रांजिस्टर को हम किस प्रकार से अभिविन्यासित या किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। तथा साथ में जो 3 प्रकार के अभिविन्यास उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक तथा उभयनिष्ठ संग्राहक 3 प्रकार के अभिविन्यास के बारे में मैंने आपको कहा था कि ट्रांजिस्टर को हम कितने 3 प्रकार से अभिविन्यासित कर सकते हैं या उसका उपयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रांजिस्टर के अंदर तो आधार को उभयनिष्ठ या 2 परतों के मध्य में कॉमन लिया जाता है, एक के अंदर संग्राहक को कॉमन में लिया जाता है तथा एक के अंदर जो होता है वो उत्सर्जक को कॉमन में लिया जाता है। और सबसे पहला जो टाइप हमने पढ़ा था वो था उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास। इस उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में क्या होगा, आधार जो होता है वो क्या होता है, वह निवेशी तथा निर्गत संकेत या टर्मिनल के मध्य क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। मतलब या तो हम ये कह सकते हैं यह निवेशी तथा निर्गत टर्मिनल के मध्य उभयनिष्ठ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह एक टर्मिनल ऐसा टर्मिनल होता है जिसमें न तो किसी प्रकार का कोई संकेत प्रवेश करेगा डायरेक्टली, न तो कोई संकेत अंदर आएगा डायरेक्टली, न ही संकेत कोई क्या जाएगा बाहर जाएगा। मतलब यह भी कह सकते हैं इसमें न तो कोई संकेत इनपुट होता है डायरेक्टली इनपुट किया जाता है, ना ही डायरेक्टली आउटपुट किया जाता है। तो वह टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होगा उस अभिविन्यास के अंदर, वह टर्मिनल कौन सा टर्मिनल हो जाता है, कॉमन टर्मिनल हो जाता है, जिसमें न तो डायरेक्टली कोई संकेत इनपुट किया जाता है न ही डायरेक्टली कोई संकेत आउटपुट किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं निवेशी या फिर निर्गत टर्मिनल के बीच का जो टर्मिनल या जो परत होती है उसको हम कौन सी परत बोलेंगे, उभयनिष्ठ परत बोलेंगे। और इस सीवी अभिविन्यास के अंदर जो उभयनिष्ठ परत जो होती है वो कौन सी होती है, आधार होती है। अब हम इसके बनावट, मैंने आप लोगों को इसकी बनावट का जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था को जो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर आधार के दोनों तरफ क्या किए जाते हैं, समांतर क्रम के अंदर क्या जोड़ा जाता है, ट्रांजिस्टर के अंदर मिली एमीटर को जोड़ा जाता है जो कि उत्सर्जक तथा संग्राहक के अंदर जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को मापता है। साथ में ही हम लोगों को मालूम हो तो ट्रांजिस्टर के अंदर एक संधि इमीटर बेस संधि को हम कैसी फॉरवर्ड बायस करते हैं तथा कलेक्टर बेस संधि को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। तो रिवर्स बायस करने के लिए तथा फॉरवर्ड बायस दोनों कंडीशन को उत्पन्न करने के लिए हमें कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर समांतर क्रम में 2 वोल्ट मीटर लगाते हैं, जिस वजह से फॉरवर्ड बायस में कितनी वोल्टेज अप्लाई की, रिवर्स बायस में हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई की, उसके बारे में हमको वोल्ट मीटर से पता चलता है। तो मैं उसका डायग्राम अभी आपको यहाँ पे वापस से बताऊंगा तथा उसी के साथ में जो इनके अभिलक्षण होंगे, फॉरवर्ड बायस के अंदर कितनी करंट उत्पन्न होगी या कैसा ग्राफ प्राप्त होगा सॉरी, तथा रिवर्स बायस के अंदर जो आउटपुट के रूप में हमें करंट प्राप्त होगी संग्राहक से, उसके लिए ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, उसके बारे में इसके अंदर हम 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे, एक तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और एक निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन डायोड के अंदर पड़ते हैं वैसा का वैसा ग्राफ ट्रांजिस्टर में भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर रिवर्स बायस कंडीशन में जिस प्रकार से डायोड में ग्राफ मिलता था वैसा का वैसा ग्राफ आधार अभिविन्यास अभिविन्यास में निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में मिलता है नहीं मिलता, उन दोनों वक्रों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो आउटपुट के रूप में हमें करंट मिल रही है उसको हम गेन के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, उन सब के बारे में इस अभिविन्यास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो इसका डायग्राम है बनावट का उसके बारे में बताऊंगा तथा उसी के साथ हम आगे की तरफ इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसका जो गुण है या इसकी प्रॉपर्टीज है वो करंट की तथा वोल्टेज की एक दूसरे के साथ में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका वक्र या इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम,
अब यहाँ पे देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमें करंट, हमेशा करंट जो होती है वो ट्रांजिस्टर में अंदर की तरफ प्रवाहित होती है। क्या डाउट है किसी, अभी इस लड़के ने जो कमेंट में लिखा है एक डाउट है, उसका क्या डाउट है वो कमेंट के अंदर। यहाँ पे हम धारा को जो है वो मिली एमीटर में नोट कर रहे हैं। यहाँ पे मिली एमीटर में धारा का नोट करने का या यहाँ पे मिली एमीटर लगाने का कारण ये होता है कि जो ये कलेक्टर तथा इमीटर, ये जो उत्सर्जक है और एक तरफ दूसरी तरफ कौन सा है, संग्राहक है, दोनों के अंदर आवेशवाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं डोपिंग बहुत अधिक की होती है। डोपिंग जब बहुत अधिक की होती है तो उस कंडीशन में जब हम इसको फॉरवर्ड बायस तथा इसको रिवर्स बायस करते हैं तो उस कंडीशन में जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आवेशवाहक जो उत्सर्जक से होते हैं वो किसकी तरफ, आधार तथा आधार से किसकी तरफ, संग्राहक की तरफ प्रवाहित होते हैं। जब वो आधार से संग्राहक की तरफ प्रवाहित होंगे तो यहाँ से बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा उत्पन्न होगी। जब बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण धारा उत्पन्न होगी तो उस धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। धारा का मान बहुत अधिक होने के कारण इसको किसमें लेते हैं, मिली एमीटर में लेते हैं। उसके बाद में आप देखो कि जब आधार और उत्सर्जक, आधार तथा संग्राहक से जो संग्राहक वाला संधि जो होती है उसको हम कैसे बायस में करते हैं, रिवर्स बायस में। इसको रिवर्स बायस में करने का कारण ये होता है कि जो यहाँ उत्सर्जक वाले आवेशवाहक होते हैं वो आधार के अंदर कैसे होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो उस कंडीशन में जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो यहाँ वाले अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या करेंगे, संग्राहक की तरफ प्रवाहित होंगे, और वो संग्राहक की तरफ प्रवाहित होंगे तो वो बहुत सारे अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे और उनको, उनके कारण भी जो करंट होगी वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। उस वजह से इसको किसमें, मिली एमीटर में लगते हैं। तो मतलब जो ये जो अभिविन्यास होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है उत्सर्जक तथा संग्राहक के अंदर वो बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण उत्पन्न होती है और बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण करंट का मान बहुत अधिक होता है। करंट का मान बहुत अधिक होने के कारण इसे हम किसमें लिखते हैं, मिली एमीटर में लेते हैं। तो ये तो इसकी बनावट थी जिसमें हमको एक तो सबसे पहला मेन पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे मिली एमीटर जो होता है उसको किसमें, मिली एमीटर को ट्रांजिस्टर के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को ट्रांजिस्टर के वोल्ट मीटर को ट्रांजिस्टर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये सब, ये दो जो मिली एमीटर वो किसको मापेगा, उत्सर्जक तथा कलेक्टर करंट को मापेगा, तथा ये जो वोल्ट मीटर है वो किसको मापेगा, इमीटर बेस तथा कलेक्टर बेस संधि के ऊपर जो हम रिवर्स बायसिंग तथा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का तथा मिली एमीटर का उपयोग ट्रांजिस्टर के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग तथा रिवर्स बायसिंग कंडीशन अप्लाई करने पे जो करंट फ्लो होती है आवेशवाहकों के कारण उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मिली एमीटर का उपयोग करते हैं। अब हम इस प्रकार, इस जो ये अभिविन्यास है, इस अभिविन्यास के अंदर आप देखोगे तो इनपुट वोल्टेज तथा इनपुट करंट क्या है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो कौन सी है, VBE है, तथा करंट कौन सी है जो ट्रांजिस्टर के अंदर एंटर कर रही है वो है IE। तो पहला जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर वो किसके बीच में, VBE तथा IE के बीच में बनेगा, जो कि इनपुट धारा तथा इनपुट वोल्टेज के कारण होगा। मतलब आप कितना वोल्टेज अप्लाई करते हो जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर के अंदर धारा की मान में किस प्रकार से वृद्धि होती है, उसके लिए पहला वक्र किसके बीच में, VBE तथा IE के बीच में होगा। दूसरे टर्मिनल पे आप देखोगे तो आउटपुट के रूप में हमें कौन सा करंट IC की प्राप्ति हो रही है तथा साथ में आउटपुट के ऊपर वोल्टेज कौन सी है, VCB। तो दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो आउटपुट वोल्टेज VCB तथा आउटपुट करंट IC के मध्य बनेगा। अब यहाँ पे आपको ये भी चीज ध्यान रखनी, इनपुट के लिए VBE तथा IE तथा आउटपुट के लिए VCB और IC। इस कंडीशन के अंदर जो ये
कंडीशन होगी उसके अंदर आपको वोल्टेज कौन सा नियत रखना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज को। इसमें आउटपुट वोल्टेज VCB क्या रहता है, नियत रहता है, ये आपको एक ध्यान रखना है तथा इसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज के और करंट के बीच में हम जो ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर जो इनपुट करंट IE होती है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ये 3 कंडीशन है आपको, जो आप इसके अंदर अभिलाक्षणिक वक्र बनाओगे या इनकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे उनमें ये 3 चीजें, ये दोनों चीजें अलग अलग गुणों के लिए आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जो इनपुट वाला अभिलाक्षणिक वक्र होगा उसमें नियत कौन सा रहेगी, आउटपुट वोल्टेज, तथा आउटपुट के लिए जो अभिलाक्षणिक वक्र होगा उसमें कौन नियत रहेगा, इनपुट करंट नियत रहेगी। उस इनपुट करंट को हम नियत रखते हुए आउटपुट के रूप में हम करंट के अंदर किस प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं या करंट की हमें कितनी मात्रा की प्राप्ति हो रही है, वो सब किससे प्राप्ति होगी, आउटपुट वाले वोल्टेज के ग्राफ से प्राप्त होगा। जिसके अंदर हम 3 प्रकार के क्षेत्र भी पढ़ेंगे। एक तो कौन सा क्षेत्र, सबसे पहला क्षेत्र मैंने आपको बताया था इंडक्टिव या सक्रिय क्षेत्र, उसके बाद संतृप्त क्षेत्र तथा कट ऑफ रीजन, जिनके अंदर करंट किसमें हाई होगी, किसमें करंट कम होगी, किसमें आपको प्रवर्धित सिग्नल प्राप्त होगा, उन सब के बारे में हम कौन से ग्राफ में पढ़ेंगे, आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र में। तो सबसे पहले तो हमको कौन सा अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ना है, सबसे पहले हमें निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब यहाँ पे देखो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है, उसमें हम क्या करेंगे, जो इसका उत्सर्जक तथा आधार का टर्मिनल था या उत्सर्जक आधार संधि थी उसको हम किस बायस में करते थे, फॉरवर्ड बायस में। इसमें क्या होती थी, इमीटर बेस संधि जो है वो किस बायस में होती थी, फॉरवर्ड बायस में। और आपको मालूम हो तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तब वोल्टेज तथा करंट का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ग्राफ हमेशा डायोड के अंदर किस प्रकार से प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें आप क्या करते हो, जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते हो तो जब आवेश या संधि को पार करने के बराबर की एनर्जी आवेश वाहकों को प्राप्त हो जाती है तो उस कंडीशन में बहुत सारे आवेश वाहक क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर जो पीएन संधि डायोड होता है उसके अंदर संधि को पार करके क्या करते हैं, पी से एन की तरफ या एन से पी की तरफ प्रवाहित होते हैं। उस कंडीशन में धारा जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो अभी आप जो ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है वो वोल्टेज तथा करंट के अंदर बनाओगे तो उस कंडीशन में भी आप देख लो कि ई मीटर बेस संधि जो है वो किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। जब ई मीटर बेस संधि फॉरवर्ड बायस में है तो जो हम वी बी ई तथा आई ई के मध्य ग्राफ जो बनेंगे वो ग्राफ कैसा प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार का ग्राफ अगर प्राप्त होगा तब ये डायोड जो ये जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो होंगे वो क्या होंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में डायोड के समान वर्क करेंगे या इसमें करंट जो होगी वो अधिकतम से अधिकतम फ्लो होगी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है उसमें ग्राफ हमेशा डायोड की फॉरवर्ड बायस कंडीशन की तरफ प्राप्त होता है, जिसका कारण ये होता है क्योंकि हम इस संधि या इस वक्र के अंदर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर वो वोल्टेज जो होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज होती है। इस वजह से इसके अंदर वक्र भी कैसा प्राप्त होगा, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज के समान वक्र प्राप्त होगा। निर्गत वोल्टता VCB को नियत रखते हुए निवेशी वोल्टता VBE तथा निवेशी धारा IE के मध्य वक्र उभयनिष्ठ
आधार उबेनिस्ट आधार निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। किसको नियत रखना है? वीसीबी को नियत रखना है। वीसीबी को नियत रखते हुए क्या करना है? वीबीई तथा आईई के मध्य हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाला ग्राफ जो होगा वो कैसा ग्राफ कहलाएगा? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और ये ग्राफ जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार से? इस प्रकार से प्राप्त होता है। कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, कुछ भी हो सकती है वीसीबी। पर एक ग्राफ के अंदर या एक बार हम ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में? वीबीई तथा आईई के मध्य। उस कंडीशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या रहती है? नियत रहती है। जैसे कि मान लो कि पहले हमने वीसीबी बेस आधार या बेस संग्राहक के मध्य हमने संग्राहक की वोल्टेज कितनी अप्लाई की? 1 वोल्टेज अप्लाई की। उस कंडीशन के अंदर हम ग्राफ बनाए तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, या फिर ये जो ग्राफ होगा यहाँ पे प्राप्त होगा। फिर जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई, ये ग्राफ का क्या किधर की तरफ जा रहा है? आई या वाई एक्स की तरफ झुक रहा है। फिर और बढ़ाई तो और वाई एक्स की तरफ झुक रहा है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप देखोगे ये दो प्रकार के इमीटर बेस संधि, कलेक्टर बेस संधि, पी एन और पी, इस प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। इसके अंदर 3 परतें पी एन तथा पी। जब आपने इधर की वाली साइड को क्या किया? फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया? प्लस का माइनस। तो ये कौन सा बायस हो गया? रिवर्स बायस हुआ। तो उस कंडीशन में आप देखोगे जब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस किया तो यहाँ वाले आवेश वाहक होल जो है वो किस में जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद देखोगे ये संधि जो है आधार तथा संग्राहक संधि किस बायस में? रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस के अंदर है तो यहाँ के अंदर जो ये हॉल आए हुए ये कैसे हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे और यहाँ पे ये संधि कैसी बायसिंग में है? रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। तो आपने जब यहाँ पे रिवर्स बायस लगाया है तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में ये आवेश वाहक जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो इस संधि को क्या करेंगे? पार करेंगे। पार करने के लिए उनको एनर्जी कौन देगा? ये रिवर्स बायस वोल्टता देगी एनर्जी। तो उस कंडीशन में ये आवेश वाहक इधर की तरफ आएंगे। लेकिन जब आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया, रिवर्स बायस वोल्टेज का मान अगर मान लो कि स्टार्टिंग में कम है तो उस समय धारा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आपने रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज का मान आप बढ़ाते जाओगे तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहक जितने भी है वो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त करेंगे। बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उस समय जितने भी अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं एन टाइप के अर्धचालक के अंदर, पी टाइप अर्धचालक से आए हुए, वो सारे के सारे किधर चले जाते हैं? आधार से संग्राहक की तरफ प्रवाहित होते हैं। जब ये आधार से संग्राहक की तरफ प्रवाहित होंगे बहुत सारे अल्पसंख्यक आवेश वाहक, उस वजह से धारा का मान एकदम कम वोल्टेज के ऊपर भी क्या हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। कम वोल्टेज के ऊपर ही इसका मान बढ़ना शुरू होता है। तो ये धीरे धीरे ग्राफ किसकी तरफ? ईमीटर या फिर आप ये कह सकते हो कि उत्सर्जक करंट की तरफ झुक जाता है। तो उत्सर्जक करंट की तरफ इस ग्राफ का झुकने का कारण क्या होता है? उत्सर्जक करंट की तरफ इस ग्राफ का झुकने का कारण होता है वीसीबी के मान में वृद्धि होना। वीसीबी के मान में वृद्धि होने की वजह से अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के को प्राप्त होने वाली एनर्जी का मान बढ़ जाता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को एनर्जी प्राप्त होने वाली एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में ये कलेक्टर बेस संधि को आसानी से पार कर पाते हैं, और आसानी से पार करेंगे तो उस कंडीशन में उत्सर्जक धारा का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप लोगों को एक तो ये चीज ध्यान रखनी थी कि किस वजह से इसके अंदर धारा का मान एकदम बढ़ जाता है। तो अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला तो आप लोगों को क्या करना है? वीसीबी के नियत मान पर जैसे जैसे
VBE बढ़ता है वैसे वैसे IE के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, एक VCV का नियत मान होगा, ये पहले कहना है, ये पहले कहिए, अभी कहना है। VBE का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे IE का मान कैसे बढ़ेगा? इसका कारण ऐसे कि जैसे कि मान लो कि ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आप लोगों को मालूम हो तो यहाँ पे इसके पास में बहुसंख्यक आवेशवाहक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक है, तो जैसे आपने नॉर्मल करंट वोल्टेज अप्लाई की, जैसे कोई भी डायोड है, ये अगर मान लो कि सिलिकॉन से बना हुआ है या फिर जर्मेनियम से बना हुआ है, सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों के अंदर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है, उसका मान अलग अलग होता है। तो अगर हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है सिलिकॉन के लिए उसका मान 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम के लिए उसका मान 0.3 वोल्ट होता है। इसके लिए कितना 0.6 से 0.7 वोल्ट होती है, और इसके लिए 0.3 वोल्टेज होती है, वो क्या होती है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है। तो जब हमने यहाँ तक की वोल्टेज या इससे थोड़ी सी कम वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो उस कंडीशन में सभी आवेशवाहक क्या नहीं कर पाएंगे? इस संधि को पार नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहकों को क्या मिलती जाती है? एनर्जी मिलती जाती है। जब बहुसंख्यक आवेशवाहकों को उत्सर्जक के अंदर एनर्जी मिलती जाएगी तो वे इस उत्सर्जक से कहाँ की तरफ? आधार की तरफ गति करेंगे। जब सभी के सभी आवेशवाहक या फिर बहुत सारे आवेशवाहक, जो मैक्सिमम आवेशवाहक अगर उत्सर्जक से आधार की तरफ गति करेंगे तो उस कंडीशन में जो करंट भी उत्पन्न होगी वो कैसी करंट होगी? मैक्सिमम करंट होगी। इस वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो VBE है, या आप कह रहे हो कि जो अग्र बायस वोल्टेज है, अगर उसका मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में यहाँ से उत्सर्जक धारा का भी मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये इसके अंदर जो इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि VBE के एक नियत मान से कम मान पर IE का मान शून्य होता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो VBC के एक नियत मान पर क्या है? IE का मान जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पे उत्सर्जक धारा का मान शून्य होने का कारण क्या है? कि आप अगर इस कंडीशन को देखोगे तो यहाँ पे ये डायग्राम कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से। और इसके अंदर आपने जब इधर की तरफ आप लोगों को मालूम हो तो यहाँ पे जो ये संधि है, ये फॉरवर्ड बायस संधि है। फॉरवर्ड बायस संधि में इसका मान कितना है? 0.7 वोल्टेज है। मतलब 0.7 वोल्टेज है, तो इससे मतलब ये कि जो ये संधि है इसके अंदर कितना बैरियर है, या इसके अंदर जो आप लोगों के अवक्षय परत है उसकी मोटाई के अंदर कितना वोल्टेज है? 0.7 वोल्टेज के बराबर उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके पास एनर्जी है अवक्षय परत के पास में। जब आपने अवक्षय परत के अंदर 0.7 वोल्टेज के बराबर की एनर्जी है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान 0.7 वोल्टेज नहीं करोगे तब तक उत्सर्जक के अंदर उपस्थित आवेशवाहकों के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो किसको पार कर पाए? इस संधि को पार कर पाए। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, VB के एक नियत मान से कम मान पर IE का मान शून्य होता है। इसका मान शून्य होने का कारण होता है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का एक न्यूनतम मान, जो कि सिलिकॉन से बने हुए डायोड के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्टेज, तथा जर्मेनियम से बने डायोड के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्टेज। तो इन दो वोल्टेज के बराबर जब तक हम किसी भी डायोड को एनर्जी नहीं देते तो कभी भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन या अग्र बायस कंडीशन के अंदर करंट को फ्लो नहीं करता है। इस वजह से उसका मान क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो इसका तीसरा पॉइंट ये है इसका कि VCB का मान बदलने पर चित्रानुसार वक्र में परिवर्तन प्राप्त होता है तथा वक्र y-x की तरफ
झुक जाता है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वीसीबी को आपने बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में कलेक्टर बेस संधि जो होती है वो क्या हो जाती है, रिवर्स बायस हो जाती है। तो रिवर्स बायस के अंदर जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को क्या मिलेगी, एनर्जी और अधिक मिलना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर ये ग्राफ जो है वो क्या होता है, उसमें वृद्धि एकदम इंक्रीमेंट जो होता है वो पहले की तुलना में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे पहले ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे वीसीबी का मान बढ़ रहा है ग्राफ क्या हो रहा है, तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका कारण होता है कि रिवर्स बायस कंडीशन में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को क्या हो रही है, कलेक्टर बेस संधि के कारण अधिक एनर्जी प्राप्त होती है और अधिक एनर्जी प्राप्त होने के कारण वो आधार से संग्रह की तरफ अधिक स्पीड से गति करते हैं और अधिक स्पीड से गति करने के कारण धारा भी क्या हुआ है, अधिक स्पीड से बहती है। उस वजह से ये ग्राफ क्या होता है, वाई अक्ष की तरफ या आई ई वाले अक्ष की तरफ झुक जाता है। तो ये इस तीसरे पॉइंट का कारण था। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये धारा के अंदर एकदम इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, यहाँ पे धारा में एकदम इंक्रीमेंट होने के कारण ये कि आप एक तो डायोड को इस कंडीशन के अंदर या इनपुट अभिलाक्षणी वक्र के अंदर डायोड या संधि को किस बायस में परिवर्तित कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में निवेशी अभिलाक्षणी में संधि फॉरवर्ड बायस होने के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, उत्पन्न गतिज प्रतिरोध न्यूनतम होता है। उत्पन्न गतिज प्रतिरोध क्या होता है, न्यूनतम होता है। मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड जो होता है वो किसकी तरह, एक तार की तरह बिहेव करता है, तार की तरह बिहेव करता है। और आप लोगों को मालूम हो तो तार जो होती है उसमें हमेशा करंट जो होती है वो अधिकतम से अधिकतम फ्लो होती है। अधिकतम से अधिकतम करंट फ्लो होगी उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। उस वजह से ये ग्राफ जो होता है वो कैसे इस तरीके से एकदम एक साथ में इंक्रीमेंट या उसके अंदर आवेश वाहकों का फ्लो क्या होता है, एकाएक अधिकतम हो जाता है तथा उसमें प्रतिरोध का मान शून्य होता है उस या न्यूनतम होता है। उस वजह से ये ग्राफ जो होता है इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यहाँ पे ये जो प्रतिरोध होता है उसका मान 50 से 60 ओम के करीब होता है। उस वजह से इसके अंदर जो करंट होती है वो एकदम क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है, एक नियत वोल्टेज के ऊपर उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके अंदर ये जो